हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहले भी पता होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग 11 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री का। इसमें 2024 का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसके पहले भी हम 2023 का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं किसका धातु का निष्कर्षण का। धातु का निष्कर्षण का पिछले क्लास में भी बहुत सारे हम प्रोसेस बताए थे कि धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। अयस्क से हम लोग किस प्रकार से धातु निकालते हैं उसके बारे में। तो अयस्क से धातु निकालने का जो विधि होता है, सब पदार्थ के लिए अलग अलग विधि अपनाया जाता है। सब पदार्थ के लिए अलग अलग विधि अपनाया जाता है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक साइनाइड विधि अपनाया जाता है। कौन सा इसमें से कौन सा तत्व है जिसके लिए साइनाइड विधि अपनाया जाता है, इस हमको ये चीज़ें जानना चाहिए। अब ये एक चीज़ों से नहीं होगा। जो तत्वों का जो निष्कर्षण एक चैप्टर है, उस चैप्टर को अब अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है ये साइनाइड विधि अपनाया जाता है। किसके लिए अपनाया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना, वो सिल्वर के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है। तो सिल्वर के लिए यहाँ पर साइनाइड विधि अपनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम को समझना बहुत जरूरी है। नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नाम सही ढंग से नहीं समझ में आएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आए। बोल रहा है कि इसमें किसके ऑक्सीकरण कराने से एसीटोन का निर्माण होता है। इसमें किसके ऑक्सीकरण कराने से एसीटोन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण में अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के हम लोग क्या चीज़ बनाते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा के हम लोग क्या चीज़ का निर्माण करते हैं। अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण का बात करते हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम लोग क्या बनाते हैं, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं। पहला बात ध्यान में रखना है कि अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं, जिसे हम जनरल रूप लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम चर्चा भी हम लोग किए हैं ऑक्सीकरण के बारे में। हम लोग किसका ऑक्सीकरण का बात करते हैं, तो पहले हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीकरण का बात करते हैं। तो अल्कोहल का जनरल रूप अगर दिखाया जाए तो इस तरह से दिखाया जाता है, CH2R का मतलब कोई भी एल्किल समूह OH। अगर ये प्राथमिक अल्कोहल रहता है, अगर ये प्राथमिक अल्कोहल रहता है तो इसका अगर ऑक्सीकरण कराते हैं, इसका अगर ऑक्सीकरण एजेंट कुछ भी लिया जा सकता है, या ऐसे सिंपल O से दिखा दिया जाता है, या ऑक्सीकरण के रूप में K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सीकरण एजेंट होता है। तो इसको ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। मतलब ये जो कार्बन होता है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देना है, तो यही ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड बदल जाता है। मतलब अल्कोहल से किस में बदल जा रहा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल जब होता है तब एल्डिहाइड में बदलता है। प्राइमरी अल्कोहल होता है तब। तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। लेकिन यही अगर सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं तो ये कीटोन में बदल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, CH, इससे OH समूह जो रहेगा फिर R रहेगा। अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, K2Cr2O7 ही यूज कर लेते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण, तो ये क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल रहता है इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर ये कीटोन का निर्माण कर लेता है, C डबल बॉन्ड OR हो जाता है। तो इस दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है
आगे बताए भी थे कि जो एल्डिहाइड होता है इसका ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखना है। लेकिन अल्कोहल का तो यहाँ पर बोल रहा है कि एसीटोन, एसीटोन किसको बोलते हैं, पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसीटोन कहते किसको है। तो एसीटोन किसको कहते हैं, तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O दोनों तब अगर CH3 समझ जो आ रहा था तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोन के नाम से जानते हैं। अब इसमें किसका कौन सा अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये एसीटोन का निर्माण कर लेगा, इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से ये कीटोन नहीं बनेगा, ये कीटोन ही है ना, एसीटोन है। ये जनरल, इसका जनरल नाम क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो कीटोन का ये व्यापक नाम हो गया, और यहाँ पर ये वाला स्पेसिफिक पदार्थ का इस नाम क्या है, तो एसीटोन है। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो ऑब्वियस है कि हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल ऑप्शन सी में ही है, तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। ये सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर OH है, सॉरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से कीटोन का निर्माण कर लेगा। इसी कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एसीटोन कहते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या होता है, कीटोन का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान में रखना। एसीटोन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक किस प्रकार का होता है। देखो, एमीन भी होता है, जो तीनों होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन देखने को मिलता है। तो प्राइमरी एमीन किसको कहते हैं, सेकेंडरी एमीन किसको कहते हैं, और टर्शियरी एमीन किसको कहते हैं, इस बात को भी यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग एमीन का बात करते हैं तो एमीन भी तीनों प्रकार के हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम प्राइमरी एमीन को देखते हैं। प्राइमरी एमीन को अगर हम देखते हैं तो ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्राइमरी एमीन है, जब नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजन से जब एक कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी एमीन के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, हम जो बोल रहे हैं नाइट्रोजन से, यहाँ पे बात हो रहा है नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन से कितना, तो एक कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन के नाम से जानते हैं। जब वही नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़ा रहेगा, और चीज़ों में थोड़ा सा अलग होता था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम लोग कहेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते थे। ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर 3 बॉन्ड पूरेगा। इसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। जब यही नाइट्रोजन से दो एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, मतलब ये दो तरफ से क्या होगा, एल्किल समूह, एक हाइड्रोजन रहेगा तो एथीन बॉन्ड बन जाएगा, एल्किल समूह अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमीन कहते हैं, सेकेंडरी एमीन कहते हैं। जब इसी नाइट्रोजन से तीन एल्किल समूह जुड़ जाएगा, तब इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्शियरी एमीन कहेंगे। तो इसको हम लोग टर्शियरी एमीन कहेंगे। तो इस तरह से पहचान होता है। अब देख सकते हैं कि सेकेंडरी एमीन के बारे में पूछा हुआ है। सेकेंडरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक होगा NH का, ये दो तरफ से बॉन्ड यहाँ पे फ्री दिखाया जाएगा, इससे कार्बन जुड़ने के लिए, उसको हम लोग सेकेंडरी एमीन कहेंगे। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक जो होगा सिर्फ एक ही बॉन्ड फ्री होगा, और टर्शियरी का अगर पूछेगा तो इसको तीनों तरफ से यहाँ पर बॉन्ड फ्री दिखाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्राइमरी का पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है नेम का। अभी बेसी नाम पूछा गया है।
तो बात किया जा रहा है इसके नाम का, तो अगर देखेगा जाए तो यहाँ पे कि एमीन का ही नामकरण है। एमीन का जो अनुलग्न ऐड होता है वो एमीन ही ऐड होता है। क्या ऐड होता है? एमीन ही ऐड करते हैं अनुलग्न के नाम में। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए CH3 CH यहाँ पे NH2, इसको कोई मत बोल देना कि सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन ही है, ये एक अल्कोहल नहीं है। अगर यहाँ OH समूह रहता तब जाके सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। इसलिए अल्कोहल में हम लोग सेकेंडरी कैसे ढूंढते हैं? तो जो OH समूह से जो कार्बन जुड़ा था वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस तरह से हम लोग अल्कोहल ढूंढते हैं, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। लेकिन एमीन में ऐसा नहीं होता। एमीन में जितना कार्बन से N जुड़ा रहेगा वही उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसाइड करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन का चेन बनाएंगे तो यही कार्बन का चेन बनेगा जो 3 कार्बन का चेन बन रहा है, और इसमें कोई भी प्रतिस्थापन यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी प्रतिस्थापन नहीं है। तो इसमें कोई प्रतिस्थापन है। 3 कार्बन का नाम है, 3 कार्बन का नाम सभी को पता होना चाहिए। ये 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये हम लोग इसको प्रोपेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। IUPAC नाम का बात हो है तो यहाँ पर हम लोग प्रोपेन लिखते हैं। और 2 पे क्या आया है? एमीन आया है, तो 2 एमीन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल नाम हो गया। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। में खास कुछ था नहीं नाम में। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक से कराने पर क्या प्राप्त होता है बताना है। तो प्राइमरी एमीन जो होता है जब ये गिरनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है बताना है। इसको हम लोग लिखवाए भी है कि प्राइमरी एमीन का अभिक्रिया जब गिरनार्ड अभिकर्मक से करेगा तो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले अगर प्राइमरी एमीन का बात करते हैं तो प्राइमरी एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जनरल रूप इसका क्या दिखाता है? प्राइमरी एमीन का RNH2, ये प्राइमरी एमीन है। कोई भी यहाँ पे एल्किल समूह हो सकता है। गिरनार्ड अभिकर्मक का जो जनरल स्ट्रक्चर दिखाया जाता है वो लिखा जाता है R-, यहाँ पे R लिख दी इसलिए R- यहाँ लिख रहे हैं R-MgBr, ये होता है R-MgBr होता है। तो ये गिरनार्ड अभिकर्मक है और ये प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन का अभिक्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, ठीक। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि इस वाले नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल के ये Mg के साथ जुड़ जाता है। देखिए बेसिकली होता क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। जो यहाँ पे लोन पेयर होता है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये पार्शियली निगेटिव होता है और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं गिरनार्ड अभिकर्मक में कि जो Mg होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है, पार्शियली निगेटिव होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर होने के कारण ये क्या काम करता है? तो ये प्लस वाला के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके पास जाता है, जिसके कारण यहाँ का ये R के साथ क्या करता है? बॉन्ड को तोड़ देता है। जिसके कारण ये R के साथ बॉन्ड को क्या करता है? तोड़ देता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस आएगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसे छुटकारा पालेगा और R के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये क्या बनता है? तो RNH, यहाँ से एक नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसलिए कि ये प्लस चार्ज आने वाला था। और ये किसके साथ जुड़ जाएगा? Mg के साथ जुड़ जाएगा, MgBr। इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये R निकला, ये R- जो निकला, ये R- इसका हाइड्रोजन लेके अपने पास रख लेगा। और जब ये R- का एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? तो ये एल्केन का निर्माण कर लेता है। ये क्या बन जाता है? तो ये एल्केन का निर्माण कर लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 था, CH3NH2 है, यहाँ पर CH3NH2 है। तो अगर CH3NH2 है, इसका अभिक्रिया हम यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CH3 है, CH3 और यहाँ पे MgBr ले लेते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा यहाँ से कि ये इसके साथ जाकर अभिक्रिया करेगा और इसके साथ ये बॉन्ड तोड़ देगा। तो जब ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा तो अब ये सेम अभिक्रिया होगा। यहाँ पे जो CH3 है इसको अभी छोड़ देते हैं, जैसे दिखाई देते हैं CH3NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर MgBr हो जाएगा, ठीक। प्लस में CH3 एक हाइड्रोजन लेके यहाँ पर क्या बना लेगा? CH4 बना लेगा। तो
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एल्केन का निर्माण कर लेता है। तो बस यही बात ध्यान में रखना है कि जब भी प्राइमरी एमीन का अभिक्रिया गिरनाट अभिकर्मक शब्द आते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर मेथेन का निर्माण हो गया। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? देखो, इसके पहले भी हम चर्चा किए थे, जो सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय होता है वो कौन होता है, जिसमें बेंजीन समूह जुड़ा रहता है वो सबसे प्रबल क्षारीय होता है। जिसमें बेंजीन समूह जुड़ा रहता है ये सबसे प्रबल क्षारीय होता है। इसके सामने कोई भी आ जाए, ये प्रबल होगा। CH3 NH के साथ 2 CH3 जुड़ा, ये सेकेंडरी एमीन है, इससे भी ये प्रबल होता है। सबसे कम प्रबल NH3 होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, सबसे कम प्रबल NH3 होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यही सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर जरूर देख लें। निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक का बात करते हैं तो वो बेंजीन सल्फ्यूनिक क्लोराइड होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो ये हम शायद बताए भी होंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो कौन होता है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फ्यूनिल क्लोराइड, इसी को हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन समूह में S रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, ऊपर में एक Cl जुड़ा रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। और अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये बेंजीन सल्फोनाइड खाली दिया हुआ है, ये बेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल दिया हुआ है, ये बेंजीन सल्फ्यूनिक, यहाँ पर टॉलिन लगा दिया है। अगर यही यहाँ पर बेंजीन दिया रहता तो ये आंसर हो जाता, यहाँ पर बेंजीन दिया जाता तो ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर बेंजीन, टॉलिन का मतलब क्या हो जाता है, टॉलिन का मतलब साफ साफ बताया कि बेंजीन समूह में जब CH3 जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। ये सल्फ्यूनिक जो क्लोराइड है ये किस पर जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पे, तो इसका पैरा ये पोजीशन आएगा, तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग टॉलिन कह रहे हैं। लेकिन ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक नहीं है, हिंसबर्ग अभिकर्मक ये होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग टोलीइन सल्फ्यूनिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक, ये चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ बात किया जा रहा है एस्टामाइड अभिक्रिया। अगर एस्टामाइड है वो अभिक्रिया करता है Br2OH के साथ तो क्या बनेगा, एस्टामाइड अभिक्रिया करेगा Br2KOH के साथ तो क्या बनेगा। सबसे पहले एस्टामाइड कहते किसको है, एस्टामाइड कहते किसको है, इसका जनरल बोला जाता है एसिड एमाइड बोलते हैं। किसके साथ अभिक्रिया, तो एसिड एमाइड का जनरल व्यापक रूप क्या लिखा जाता है, तो उसको पहले लिख देते हैं RC≡ONH2। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एमाइड के नाम से जानते हैं, एसिड एमाइड। जब एसिड एमाइड के अभिक्रिया
किसके साथ, Br2 इसमें 4 KOH के साथ होता है, 4 KOH के साथ अभिक्रिया होता है। तो ये जो एसिड एमाइड होता है ये किस में बदल जाता है, तो ये ये पूरा बीच का ये बॉन्ड हट जाता है, RNH2 में बदल जाता है, ये RNH2 में बदल जाता है। मतलब ये प्राइमरी एमीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है, प्राइमरी एमीन का निर्माण करता है। यहाँ पे प्राइमरी एमीन बन जाता है और साथ में और भी बहुत सारे उत्पाद बनता है, लेकिन उसको याद रखना का जरूर नहीं। K2CrO3 बनता है, +2 KrBr बनता है, +2 H2O बनता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर प्राइमरी एमीन का निर्माण हो रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जब इसी एल्किल समूह के जगह जब हम लोग CH3 एमीन समूह जोड़ देते हैं तो इसी का नाम हम लोग बोलते हैं कि इसका नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है एसिटामाइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटामाइड के नाम से जानते हैं। एसिटामाइड की अभिक्रिया आप सिंपल यहाँ Br2 4 KOH के साथ कराएंगे तो साफ साफ हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देखना, आगे जो क्या बन रहा है उसको मतलब नहीं। ये जो CH3 है वो NH2 के साथ जुड़ जाता है तो CH3NH2 का निर्माण हो जाएगा, CH3NH2 का निर्माण होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब ऐसे ये क्या है, मेथिल एमीन है। तो अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो मेथेन एमीन बोला जाएगा, और अगर IUPAC नाम नहीं लिखते तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल समूह, तो मेथिल एमीन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग मेथिल एमीन के नाम से जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बताना है कि कौन सा पदार्थ इसमें आयनों में कौन सा अणुचुंबकीय है। देखो, जिसमें लोन पेयर होता है वो क्या बनता है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ बनता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिसमें लोन पेयर होगा वो कैसा बनता है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ का निर्माण करता है। जिसमें लोन पेयर नहीं होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ये हम लोग चैप्टर 9 में पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एक चैप्टर है उसमें हम इसको चर्चा किए थे। कोशिश करते हैं कि फास्ट IUPAC नामकरण लिख सके। अगर AG का बात करते हैं तो AG का कितना होता है, 47 होता है। IUPAC नामकरण करेंगे तो 47 होगा। तो थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो 1:2, 2:2, 2p6, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, ये 20 वो हो जाता है। उसके बाद 3d10 आता है 10 वो, उसके बाद आता है 4p6, तो 10 36 वो हो गया। उसके बाद आएगा फिर 5s2, तो यहाँ पर कितना हो गया, 36 और 2 38, 38 के बाद आएगा 5s2, 4d10 हो जाएगा, 4d10 आएगा, 4d10 हो गया। अब यहाँ पे F वाला भी आ जाता है तो ये D हो गया, 4d10 हो गया तो कितना हो गया, ये 36, 32 से 32, 10, 42, 42 का होता है 47, 47 होता है। 47 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी है ना। हम लोग जो अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताते हैं लोन पेयर देख के, वो सिर्फ ग्रुप D वाले तत्वों को बताते हैं। किसका बताते हैं, ग्रुप D वाले तत्वों को बताते हैं। तो देख लेते हैं कि ये ग्रुप D में आता है कि नहीं। अगर ग्रुप D में आता है तो हम लोग उस प्रकार से इसको हम लोग बता देते हैं। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।